नमस्कार, आप देख रहे हैं चारखत चक्रव्यूह में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की सूची जारी की है। जहां समाजवादी पार्टी ने 14 राष्ट्रीय महासचिव की सूची जारी की है। शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को पार्टी का महासचिव बनाया है। सपा नेता आजम खां भी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। रामगोपाल यादव भी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। आजम खां को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है। तो ये सूची जारी की है। समाजवादी पार्टी ने कार्यकारिणी के सदस्य के नाम शामिल हैं। इसमें 14 महासचिव, जहां आजम खां राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं और इसी के साथ शिवपाल यादव भी महासचिव बनाए गए हैं। तो 14 महासचिव बनाए गए हैं। सपा ने नए कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए हैं, बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। तो विशंबर प्रसाद निषाद राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। इसी के साथ लालजी वर्मा राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। ये पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी? देखिए, शिवपाल यादव को माना जा रहा था बड़ी जिम्मेदारी वो दे सकते हैं, उनको महासचिव बनाया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी महासचिव बना दिया, जो कि लगातार अपने बयानों के चलते चर्चा में बने हुए हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर हम देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आज एक सूची जारी की गई है, जिस सूची में कुल 62 नाम है जो कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की है। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कोशिश की गई है कि जिसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाने की, खासतौर पर जो लगातार सपा सुप्रीमो पर आरोप लग रहे थे कि वो उन लोगों को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं जो लोग लंबे समय तक पार्टी में काम करते रहे, पार्टी के लिए हमेशा फायदेमंद रहे, लेकिन उनको पार्टी में जगह नहीं मिल रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में तीन उपचुनाव हुए, जिसमें 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी में शामिल कराकर ये कहा गया था कि उनको सम्मानजनक पद दिया जाएगा। हालांकि आज जब 62 जो पदाधिकारियों की सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है, उसमें सीधे तौर पर शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। हालांकि एक चीज इसमें जरूर की गई है कि वो सभी नेता जो कि दूसरी पार्टियों से आए हैं, उन सभी को राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है, क्योंकि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव खुद भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया था। दूसरे अगर बड़े नेता की बात करें तो वो आजम खान है, जिनको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार स्टैंड लेती रही है। हालांकि पहले ये भी आरोप लगे थे कि आजम खान पर जब कार्रवाई हुई तो समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको मदद नहीं दी गई जो मदद मिलनी चाहिए थी। आज उनको भी कार्यकारिणी में शामिल करके कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आजम खान के ओहदे को कम नहीं किया गया। तीसरा बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जो कि लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है, क्योंकि केवल रामचरितमानस को लेकर ही नहीं बल्कि धर्माचार्यों को लेकर जो विभिन्न पुरोहित हैं उनको लेकर उनकी तरफ से बयान आया था, जिसमें उन्होंने कड़ी जो टिप्पणी उनके खिलाफ की थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी साथ ही साथ विभिन्न संगठन लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ना तो इस बयान का समर्थन किया गया है और ना ही तो इसके विपक्ष में कुछ भी कहा गया है, लेकिन ये सूची बता रही है स्पष्ट तौर पर कि समाजवादी पार्टी का इसको खुला समर्थन है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी होती है उस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य को सूची में शामिल किया जाता है, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक मैसेज साफ है कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद और उनके बयानों के साथ खड़ी है। दूसरी बड़ी चीज अगर हम इसमें देखें तो चाहे वो विशंबर प्रसाद निषाद हो, अवधेश प्रसाद हो, जो कि समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी इस सूची में जगह दी गई है। इंद्रजीत सरोज हो या लालजी वर्मा हो, रामचंद्र राजभर हो, बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान शामिल हुए थे, उनको भी इस पार्टी ने इस सूची में जगह दी है। वहीं अगर हम देखें तो परिवार के भी कई लोग हैं जो कि समाजवादी पार्टी के परिवार से आते हैं, जिसमें अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी हैं, अक्षय यादव भी हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं, साथ ही साथ अरविंद सिंह गोप, और उसके अलावा अगर हम देखें तो और भी जो समाजवादी पार्टी के नाम है, चाहे वो पवन पांडे का नाम हो, राजेश कुशवाहा का नाम हो या फिर राम गोविंद चौधरी जैसे नाम हो, उनको भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया है। तो सीधे तौर पर 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि वो नेता जो समाजवादी पार्टी में दूसरी पार्टियों से आकर शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर हो सकते हैं या जिनके पास संगठन में कार्य करने का बेहतर अनुभव है,
उनको पार्टी में उस पद पर एडजस्ट किया जाए जिससे कि 2024 में पार्टी बेहतर परफॉर्म कर सके। हालांकि इसमें कई नाम हैं, चाहे वो नाम अगर हम बात करें तो चाहे शिवपाल सिंह यादव का नाम हो। जब वो पहले समाजवादी पार्टी में थे उस दौरान संगठन के सारे काम शिवपाल यादव के माध्यम से ही होते थे और शिवपाल यादव के पास एक बड़ा अनुभव है संगठन को चलाने को लेकर, संगठन के लोगों के कामकाज बंटवारे को लेकर, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, कैसे काम किया जाए, उसका एक बड़ा अनुभव है। यही वजह है कि शिवपाल यादव को इस संगठन के बड़े पद से नवाजा गया है। वहीं लालजी वर्मा और राम अचल राजभर दो बड़े नाम हैं जो कि बीएसपी से आए थे और बीएसपी में भी बड़ा संगठन उन्होंने चलाया है। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने भी उन पर विश्वास जताया और इस सूची में उनको शामिल किया है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है, चाहे वो शिवपाल यादव के चाचा हो, चाहे वो आजम खान हो, या फिर उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य हो, लालजी वर्मा हो या फिर रामअचल राजभर हो, उन सभी को बराबर पद दिए गए हैं। मतलब सभी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। हालांकि इस पद से वो कितना संतुष्ट है ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक चीज जरूर है कि सपा ने 2024 से पहले अपने संगठन को बेहतर ढंग से मजबूत करने की कोशिश जरूर इस माध्यम से की है। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से ठीक चुनाव से पहले दल बदल की जो स्थिति पैदा होती है उसके लिए भी समाजवादी पार्टी ने पहले से ही ठोस कदम उठाते हुए आगे बढ़ रही है कि किस तरीके से लोगों को जगह दी गई है और जिसके चलते निराशा भी कहीं ना कहीं पार्टी में बनी हुई थी, उन सदस्यों का नाम भी इसमें शामिल है। तो यकीनन जमीनी स्तर पर संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी का ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी सामने आई है इस लिस्ट के जरिए। बिल्कुल सीधे तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो 2024 को लेकर सबसे अगर तेज तैयारी किसी पार्टी की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न केवल संगठन स्तर पर पूरी तैयारी कर रही है बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली करके उत्तर प्रदेश में स्पष्ट तौर पर 2024 के चुनाव का बिगुल बजा दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लेवल पर या संगठन के लेवल पर एक सामंजस्य के साथ आगे बढ़ रही है, एक रणनीति के साथ लगातार बीजेपी अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से यह सूची आना कहीं न कहीं बताता है कि वो कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑप्शन में अपने संगठन को खड़ा किया जाए, मजबूत किया जाए और ऐसे लोगों को संगठन में जगह दी जाए जो 2024 के लिए मुफीद हो सकते हैं, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण कर सकते हैं और साथ ही साथ जो पार्टी में संगठन को मजबूत कर सकते हैं। तो कहीं चाहे वो रामअचल राजभर हो, लालजी वर्मा हो या फिर उसके अलावा खुद शिवपाल यादव का नाम हो, ये वो नाम है जो कि पार्टी के लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक कोशिश जरूर की गई है। वो कोशिश कहीं न कहीं इस माध्यम से दिखाने की भी है कि सपा लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के ऑप्शन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है, तो कहीं न कहीं 2024 के लिए भी वो अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आती है बीजेपी की भी इस लिस्ट पे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम इसमें शामिल है और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और अपने बयानों पर अडिग हैं, इसको लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रहती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के महासचिव बनाए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ अहम कहा है आपको सुनवाते हैं। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए। राष्ट्रीय महासचिव बना करके यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कश्मीर के लाल चौक पर पहुंचकर झंडा फहराया। इससे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज कांग्रेस भी बीजेपी पर गर्व कर रही होगी। पीएम मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में कानून का राज है। यूपी की सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लगातार 10 बरस देश में शासन में रही है, लेकिन तब राहुल गांधी जी कश्मीर में लाल चौक पर झंडा नहीं फहरा सके थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है और कानून का राज स्थापित हो पाया है जम्मू और कश्मीर में। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिस ढंग से उन्होंने धारा 370 समाप्त करके जम्मू कश्मीर के लोगों को आम जरूरतें, जो उनके मौलिक अधिकार थे,
उनको देकर के देश की मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है। और आज कांग्रेस पार्टी को महसूस हो रहा होगा कि इस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कानून का राज स्थापित किया है और कश्मीर के लोगों को हक और हुकूक प्रदान किए हैं। इससे पहले उनको कभी झंडा फैलाने का मौका नहीं मिला था। ऐसा मैं कांग्रेस पार्टी से और देश के लोगों से कहना चाहता हूं। हापुड़ से अब खबर, जहां 1 लाख का इनामी मनोज भाटी एनकाउंटर में ढेर। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह भी बदमाश की गोली से घायल हुआ है। हिस्ट्री शीटर लाखन भी हत्या में फरार चल रहा था बदमाश। मनोज भाटी सिटी कोतवाली के रघुनाथपुर जंगल में मुठभेड़ हुई है। कचहरी हत्याकांड में फरार चल रहा बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। 1 लाख के इनामी बदमाश अंकित को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, इनामी बदमाश ढेर हुआ है एनकाउंटर में। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिस्ट्री शीटर लाखन की हत्या में फरार चल रहा था ये बदमाश। सिटी कोतवाली के रघुनाथपुर जंगल में मुठभेड़ हुई पुलिस की इसके साथ, और इसी दौरान पुलिस ने एनकाउंटर में से ढेर किया है। और चलिए, अभिषेक वर्मा एसपी हैं हापुड़ से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, किस तरीके से देखिए ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, किस तरीके से टीम ने काम किया है और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी इस पूरे मामले पर? देखिए, जो बदमाश मनोज भाटी, ये कुख्यात बदमाश है पश्चिमी यूपी का, और मल्टीपल मुकदमे इनके ऊपर, एक्सटॉर्शन, रंगदारी, मर्डर और गैंगस्टर के बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ का जो रणदीप भाटी गैंग, सुंदर भाटी गैंग, उसमें ये एक्टिव मेंबर रहे हैं, उसके शूटर रहे। इनकी तलाश पुलिस को विगत अगस्त महीने से थी, जब इन्होंने हमारे यहाँ एक हत्याकांड किया था कचहरी के बाहर। उसी परिप्रेक्ष्य में इनको जब गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार करने के उपरांत वेपन रिकवरी के टाइम पे इन्होंने दुस्साहस दिखाते हुए पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में इनके ऊपर फायर हुआ और ये अस्पताल में मृत घोषित हुए। ये पुलिस टीम द्वारा जो इनको गिरफ्तार किया गया है वो एक अत्यंत सराहनीय कार्य रहा है। बहुत महीनों की मेहनत के बाद पुलिस टीम ने इनको गिरफ्तार किया था, इनके और इनके साथी अंकित को, जो भी 1 लाख रुपए के इनामी है। इनके गैंग के जो कुछ अन्य मेंबर्स बचे हैं उनको भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी, और ऐसे जो भी अपराधी हैं जो साहस दिखाएंगे पुलिस के खिलाफ, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। कितनी देर तक करीब ये मुठभेड़ हुई और किस तरीके से जो मुजरिम और भी पकड़ा गया है उस पर क्या कार्रवाई होगी? कौन कौन से मुकदमे के तहत आगे आप लोग कार्रवाई करेंगे? ऑलरेडी उनके ऊपर 302 और कई सारे मुकदमे दर्ज है, गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज जी। एनएसए की भी कार्रवाई होगी। और साथ में जो ये मुठभेड़ थी, लगभग 25 से 30 मिनट लगातार ये गोली फायर हुई है वहाँ पे, और मल्टीपल राउंड उन्होंने फायर किए पुलिस के ऊपर, जिसका जवाबी कार्रवाई पुलिस ने दी है। बिल्कुल। और करीब कितनी देर तक ये मुठभेड़ हुई है आरोपी के साथ? लगभग 25 से 30 मिनट ये मुठभेड़ रही है, जिसमें ये पूरा ऑपरेशन रहा। तो इतनी मुठभेड़ के बाद ये बड़ी सफलता कहीं ना कहीं मानी जा रही है। हिस्ट्री शीटर लाखन की हत्या में फरार चल रहा था, 1 लाख का इनामी भी था। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी खास साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बड़ी सफलता हाथ लगी है, एनकाउंटर में आरोपी ढेर हुआ है। दिल्ली से अब खबर, जहां इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खालिस्तानी समर्थकों के एक्टिव होने की सूचना दी है। सूचना के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। खालिस्तानी समर्थक पोस्टर चिपकाने वाले 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने पोस्टर को हटवाया है। तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से पहचान में जुटी हुई है। सूचना के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर भी है। खालिस्तानी समर्थक पोस्टर चिपकाने वाले 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने पोस्टरों को भी हटवा दिया है और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो पहचान में जुटी हुई है प्रशासन कि आखिर पोस्टर किसने लगाए। खालिस्तानी समर्थकों के एक्टिव होने की सूचना दी थी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने। सूचना के बाद दिल्ली पुलिस ने अलर्ट कर दिया है सभी को। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। खालिस्तानी समर्थक पोस्टर चिपकाने वाले 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या उनको एक एजेंडा मिला है जिसके चलते वो इस तरीके के खालिस्तानी पोस्टर लगा रहे हैं। हालांकि इन पोस्टरों को हटवा दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ ही साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जिस तरीके से सतर्क किया है कि खालिस्तानी समर्थक एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो प्रशासन ने भी मौके पर अपनी मौजूदगी और तैनाती बढ़ा दी है। तो दिल्ली पुलिस मौके पर सक्रिय हो गई है।
चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए पहचान में जुटी हुई है। खालिस्तानी समर्थकों के और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनका पूरा डेटा भी खंगाला जा रहा है ताकि उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं उनका भी पता लगाया जा सके। प्रशासन ने भी अपनी तत्परता कहीं ना कहीं सक्रियता बढ़ा दी है मौके पर, क्योंकि ये बड़ी सूचना मिली है कि खालिस्तानी समर्थक एक्टिव नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से अब खबर, जहां कारागार मंत्री सुरेश राही के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली से मंत्री की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हादसे में बाल बाल बचे हैं मंत्री सुरेश राही। सूचना पर पहुंची सहजनवा पुलिस। एसओ सहजनवा ने मंत्री को अपनी गाड़ी में बैठाया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो हादसे में बाल बाल बचे हैं मंत्री सुरेश राही। जहां सूचना पर पहुंची है सहजनवा पुलिस, तो ट्रैक्टर से ये टक्कर हुई, जहां एसओ सहजनवा ने मंत्री को अपनी गाड़ी में बैठाया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो गोरखपुर से खबर है, जहां कारागार मंत्री सुरेश राही के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली से मंत्री के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। राहत की बात यह है कि मंत्री को नुकसान नहीं हुआ है, मंत्री को चोट नहीं आई है, बाल बाल वो बचे हैं सुरेश राही। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बाल बाल मंत्री बचे हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है? मंत्री जी लखनऊ से और जो है कि देवरिया के लिए जा रहे थे। गोरखपुर के राजनवा थाने के पास ईंट लदी ट्रैक्टर से उनकी गाड़ी टकरा गई। मंत्री जी बाल बाल बचे हैं। खासतौर से ट्रैक्टर चालक को पुलिस अपने हिरासत में ले ली है। जो है कि और मामले की जांच कर रही है कि किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहा, उसकी जांच पड़ताल स्थानीय पुलिस कर रही है। और जो उसमें चोटिल है ड्राइवर, उसको जो है कि अस्पताल भेज करके इलाज कराया जा रहा है। खासतौर से मंत्री जी सुरक्षित हैं और जो है कि दूसरी गाड़ी से देवरिया के लिए फिर रवाना हुए हैं। बिल्कुल, मौके पर किस तरीके से अधिकारी पहुंचे हरेंद्र? देखिए, मौके पर समस्त अधिकारी जैसे ही जानकारी मिली है कि मंत्री जी की गाड़ी किसी ट्रैक्टर चालक से टकरा गई है, तो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंच करके मंत्री जी के लिए गाड़ी की व्यवस्था कराते हुए जो भी वहां की प्रक्रिया थी, प्रक्रिया पूरा करते हुए अधिकारियों ने सकुशल जो है कि मंत्री जी को आगे के लिए प्रस्थान किया है और ट्रैक्टर ड्राइवर को हिरासत में लेकर के मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से अब खबर, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की बेनामी संपत्ति जब्त होगी। इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और अन्य साथियों की बेनामी संपत्ति जब्त होगी। कानपुर से मुंबई तक 150 करोड़ की अवैध संपत्ति है इरफान सोलंकी के पास। इरफान सोलंकी की पूरी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत अटैच की जाएगी। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। रिजवान सोलंकी और अन्य साथियों की बेनामी संपत्ति जब्त होगी। कानपुर से मुंबई तक 150 करोड़ की अवैध संपत्ति है इरफान सोलंकी के पास, जो कि अब अटैच की जाएगी। इरफान सोलंकी की पूरी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर ली जाएगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी की बेनामी संपत्ति अब जब्त होगी। बड़ी ये कार्रवाई, इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी सभी की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 150 करोड़ की अवैध संपत्ति बताई जा रही है जो कि है इरफान सोलंकी के पास, अब वो जब्त की जाएगी। तो कानपुर से ये बड़ी खबर है, जहां इरफान सोलंकी इस वक्त जेल में बंद है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, क्या जानकारी? देखिए, इरफान सोलंकी की जो बेनामी संपत्ति है उसे जब्त किया जाएगा। करीब 150 करोड़ की अवैध संपत्ति का आकलन हो पाया अभी तक, कैसे कार्रवाई होगी आगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस से शिकंजा कसता जा रहा है, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन पर 30 दिन के अंदर 8 FIR दर्ज हुई थी, जिस पर 2 पे पहले चार्जशीट लगाई जा चुकी थी और 6 पर चार्जशीट और बहुत जल्द लग जाएगी। इसके साथ ही उनकी जो अवैध संपत्ति, जो उन्होंने दबंगे के दम पर या अपने गुर्गों के दम पर जो संपत्ति एकत्र की थी, उसकी जब जाँच पड़ताल शुरू की गई, SIT गठित की, उस जाँच में बात सामने आई है कि इरफान सोलंकी, उसका भाई रिजवान सोलंकी व उनके
जो अन्य गुर्गे, उन सब के माध्यम से इरफान सोलंकी ने कानपुर से लेकर मुंबई तक 150 करोड़ की संपत्ति अर्जित की, जिसके डाटा जो उनके साक्ष्य वो पुलिस के हाथ लगे, उन सभी संपत्तियों को बहुत जल्द सीज किया जाएगा। उन संपत्तियों गैंगस्टर की जो मुकदमा दर्ज किया गया था इरफान सोलंकी पर, उससे अटैच की जाएगी, उन संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरह की जब बातें सामने आई, जांच में बात निकल के सामने, इरफान सोलंकी जो भाई रिजवान सोलंकी, वह उन्नाव जिले से भूमाफिया घोषित है। उसने उन्नाव जिले में शुक्लागंज में कई जगहों पर कई ऐसी संपत्तियां जिस पर दबंगई दम पर कब्जा किया था, उनको चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, उन सभी संपत्तियों को पर कब्जा करके उसने लोगों को बेच दिया था। जब जांच की गई, एकत्र की गई, तो उन सभी चीजों की बात सामने आई। इसके साथ ही अपराधी जो जराई लाटे वाला है उसके नाम से, और जो अतीक खिचड़ी उसके नाम से, कई ऐसी संपत्ति है जो उन्होंने पूरे कानपुर से ही नहीं मुंबई तक इनका पूरा रैकेट फैला हुआ, मुंबई तक उनकी संपत्तियां हैं। उन सभी संपत्तियों को बहुत जल्द जब्त किया जाएगा, उन पर सीजिंग की कार्रवाई है जो की जाएगी। जी बिल्कुल, और संगी साथियों पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की बड़ी तैयारी है राम जी। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर जब इरफान सोलंकी की संपत्ति सामने आई तो उनके जो सबसे खास साथी थे, इजराइल लाटेवाला था, अतीक खिचड़ी था, इसके साथ ही सरताज जो नूरी शौकत जिन्होंने इरफान सोलंकी भागने में मदद की थी, उनके पिता का नाम भी सामने था। उन सभी की संपत्ति एकत्र की जा रही है, उनका डाटा लिया जा रहा है। ज्वाइंट कमिश्नर जो सीपी कानपुर के हैं आनंद प्रकाश परी, उन्होंने एक पत्र भी जारी किया है KDABC के नाम पर, जिससे कि वहां से भी उन संपत्तियों का ब्यौरा मिल सके जो उन्होंने गलत तरीके दूसरों के नाम से संपत्तियां ले रखी हैं। उन सभी का ब्यौरा एकत्र किया गया। उन ब्यौरा एकत्र होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर उन सभी संपत्ति को पुलिस जो है सीज करेगी और गैंगस्टर जो मुकदमा दर्ज है उसके साथ उनको अटैच किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ी कार्रवाई की तैयारी। बहुत शुक्रिया राम जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बेनामी संपत्ति को जब्त किया जाएगा इरफान सोलंकी की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय के पहले दिन की बैठक शनिवार को देर शाम अयोध्या में संपन्न हुई। इस बैठक में निर्माण कार्यों पर चर्चा के साथ ही सदस्यों ने आगे की तैयारियों की चर्चा की। तो वहीं बैठक की अध्यक्षता मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने की है। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में मंदिर निर्माण के साथ राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। तो बैठक में निर्माण कार्यों के साथ ही आगे की तैयारियों पर भी चर्चा की गई है। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां बैठक में निर्माण कार्यों के साथ आगे क्या तैयारी रहेगी, किस तरीके से काम करना है, काम में कितनी तेजी होनी चाहिए, इसको लेकर चर्चा हुई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में पहले दिन की बैठक संपन्न हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में मंत्री मंदिर निर्माण के साथ राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया है और उसी के आधार पर चर्चा हुई है कि आगे किस तरीके से कार्य करने की जरूरत है, कार्य में क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर सुझाव भी दिए गए हैं। सुझावों का आदान प्रदान भी हुआ है और उसी के बेसिस पर आगे का डिसीजन लिया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज चली। सामान्यतया प्रतिमास होती। प्रारंभ में निर्माण स्थल देखा जाता है। बैठक अभी कल भी चली। कभी केवल मंदिर निर्माण स्थल देखते थे। आज मंदिर निर्माण से जुड़े हुए अन्य जहाँ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें भी कई स्थानों को देखा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।